पढ़ रहे हैं उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तब उत्प्रेरण का वर्गीकरण किया गया था। तो उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया था। पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर, तो हम लोग पढ़ चुके। भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण कई रूपों में किया गया। पहला था पॉजिटिव कैटालिसिस, धनात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या कहता है कि जब उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो इस घटना को कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। और वह पदार्थ जो बढ़ा रहा है उत्प्रेरक, वह कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे देखिए जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं CuSO4 के साथ, ये आपका उत्प्रेरक का कार्य है। उत्प्रेरक कॉपर सल्फेट है, तो ये ZnSO4+H2, तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया है। इसमें देखिए Fe है, इसमें प्लेटिनियम है और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड है। तो ये सब सारे के सारे कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरण, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो धनात्मक, और जब अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो इस घटना को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण, और वह पदार्थ कहलाएगा ऋण उत्प्रेरण कहलाएगा। जैसे H3PO4, यहाँ देखिए C2H5 इथाइल अल्कोहल, यहाँ देखिए गिल्सरॉल, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। अब है स्व उत्प्रेरण, जब उत्पाद का निर्माण होता है, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसके बनने वाले पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो उत्पाद बनता है उसी में से उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे इथाइल एसीटेट में को जब जल अपघटन कराते हैं, तो सबसे जब सर्वप्रथम इथाइल एसीटेट को जल अपघटन कराएंगे तो सबसे पहले जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिक्रिया मंद होती है, अभिक्रिया मंद होती है। लेकिन जैसी एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जब एसिटिक एसिड बनना प्रारंभ हो गया तो अभिक्रिया अपने आप तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप पता है जब ये सबसे पहले अभिक्रिया कर रहा था ये मंद था, लेकिन जब अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड बनना शुरू हो गया तो ये खुद अभिक्रिया तीव्र गति से हो गया। तो अब बताइए ये स्व उत्प्रेरक का कार्य किया कि नहीं? तो ये घटना कहलाती है स्व उत्प्रेरण। और वह पदार्थ उत्पाद जब अभिक्रिया को प्रेरित किया तो या इथेनोइक एसिड है, तो अभिक्रिया को प्रेरित करता है, अतः यह कहलाता है स्व उत्प्रेरण। अब है प्रेरित उत्प्रेरक, उपपादित उत्प्रेरक, इसी का नाम है उपपादित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। जब एक अभिक्रिया के प्रभाव से दूसरी अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है, और वह पदार्थ प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। अब समझ लीजिए इस बात को, कैसे एक अभिक्रिया के प्रभाव से दूसरी अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब हमारे पास दो यौगिक, एक है सोडियम आर्सेनेट, एक सोडियम आर्सेनेट, एक है आपका सोडियम सल्फाइड। तो कहता है कि ये जो सोडियम सल्फाइड है ये वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर इसको सोडियम सल्फाइड को वायु में छोड़ देंगे तो ये वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनेट वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये वायु में सोडियम आर्सेनेट वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है, ये सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब बताइए एक ऑक्सीकृत नहीं होने वाला पदार्थ, एक ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ। लेकिन अगर ये दोनों को आपस में ही मिला दिया जाए, सोडियम आर्सेनेट और सोडियम सल्फाइड को आपस में अगर मिला देते हैं तो मिला देने के बाद ये दोनों पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप बताइए कि ये सोडियम पहले ये जो स्वतंत्र ये अलग था और ये अलग था, तो ये वायु में ऑक्सीकृत हो गया, ये वायु में ऑक्सीकृत नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो मिलाने के पश्चात ये अपने आप दोनों ऑक्सीकृत हो जाता है। तब बताइए प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा कि सोडियम सल्फाइड
ये पहले ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, ये ऑक्सीकृत होने वाला था, लेकिन जो ही दोनों को एक साथ मिला दिया तो दोनों ऑक्सीकृत हो गया। तो इस एक घटना कहलाएगा प्रेरित उत्प्रेरण और यह पदार्थ कहलाएगा प्रेरित उत्प्रेरण। तो इस और भी आगे है, चौथा, पांचवा, छठा हम लोग देखते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक प्रमोटर, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है किंतु किसी उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ाता है। जो उत्प्रेरक खुद नहीं है लेकिन वह पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। जैसे देखिए यहाँ एक ही उत्प्रेरक है, अभी मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में ये और अभिक्रिया को तीव्र कर देगा। ये इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया उत्प्रेरक कार्य है जो अपनी तीव्रता से करता है। तो इसका मतलब है ये आपका वर्धक कहलाएगा क्योंकि इसको प्रमोट किया, उत्प्रेरक को प्रमोट करने का कार्य कर रहा मॉलिब्डेनम, तो ये कहलाएगा आपका उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक विष का मतलब ये होता है पॉइजन, नष्ट कर देना। तो जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता, वो उसकी उपस्थिति के कारण वो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है, उस पदार्थ को उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब कैसे, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे ये उत्प्रेरक है टीटी, प्लेटिनियम उत्प्रेरक है। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे व्यर्थ गैसें हैं के साथ साथ लाभकारी गैसें हैं। अब टीटी क्या करता है कि H2 और O2 को ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करने का कार्य करता है। अब इसको H2 और O2 को अवशोषण कर लिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इसी लेयर पर, अपने लेयर पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर लिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के कारण ही इसके स्तर पर अभी ये 3 गैसों का ऑब्जर्व हो गया। तो उस कंडीशन में जितना जल्दी ये फाट अपने बंधन को तोड़ के जोड़ने का कार्य कर रहा था, अब इसकी उपस्थिति में इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, पीटी की सक्रियता नष्ट हो जाती है, उत्प्रेरक का कार्य करने की क्षमता कम जाता है। तो इसका मतलब है कि CO जो है ये उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। इस प्रकार उत्प्रेरक का वर्गीकरण आपका कार्य क्षमता के आधार पर समाप्त हो गया और भौतिक अवस्था के आधार पर भी समाप्त हो गया। अब कुछ पॉइंट है उत्प्रेरक की विशेषता। तो ये सारे पॉइंट से हम लोग पहले ही अवगत हो चुके हैं। उत्प्रेरक की विशेषता क्या है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता घटाता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और अगर उत्प्रेरक को अगर चूर्ण के रूप में बदल दिया जाए, अगर उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में है तो वह ज्यादा प्रभावकारी होता है। उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी रिएक्शन में एक ही प्रकार का उत्प्रेरक का जरूरत नहीं होती है, हर रिएक्शन में अलग अलग उत्प्रेरक की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि यह उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही लागू होता है, सारे अभिक्रिया में एक ही उत्प्रेरक लागू नहीं होगा। जैसे देख लीजिए यहीं पर, यहाँ Fe है, यहाँ Pt है, तो सारे रिएक्शन के लिए एक ही उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती है, सभी रिएक्शन में अलग अलग उत्प्रेरक की जरूरत होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अगर हम सोच रहे हैं कि दो रिएक्शन हो रही है, उसकी उपस्थिति के कारण हो रही है, तो पहले प्रारंभ होगा, प्रारंभ होने के बाद यह घटाने या बढ़ाने का कार्य करेगा। शुरू में यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह वेग को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कम कर देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, डेल्टा एच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसकी उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कम कैसे हो जाती है, आपको हम एक फिगर के द्वारा इसको हम दिखाए थे, थोड़ा सा देख लीजिए। ये ऊर्जा है, ये अभिक्रिया पथ है। अब यहां से अगर कोई रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन होती है इस प्रकार, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया हुआ किसी का H2 + O2, यहाँ Pt नहीं था, इसकी अनुपस्थिति थी, तो यह अभिक्रिया इतना अपना देरी ऊर्जा इस प्रकार का कंटेन किया गया। आज जब उत्प्रेरक की उपस्थिति या अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति हुआ, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखिए अब इस प्रकार इसकी सक्रिय ऊर्जा देख लीजिए। पहले ऊर्जा इतना लगा, अब इसकी ऊर्जा इतना ही का करना हुआ,
तब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभी इसमें पीटी आ गया, तब पीटी की उपस्थिति में अभिक्रिया की तीव्र गति से, तो अब इस कंडीशन में कहता है कि इसकी सक्रियण जो ऊर्जा होती है वो कम जाती है। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक का वर्गीकरण आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, उत्प्रेरण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब आएंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।